Hello students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video जिसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड के ही जो दिसंबर शिफ्ट यानी कि 12th दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फॉर पेपर 1 ऑफ योर यूजीसी नेट, वी आर गोइंग टू डील विद देम, राइट. सो ये सीरीज जो चल रही है इट इज मेजरली डीलिंग विद द क्वेश्चंस जो जून वाले 2023 के शिफ्ट में पूछे गए थे, राइट, एंड ऑल्सो फ्रॉम दिसंबर. सो आज के क्वेश्चंस जो हैं they are totally from 12 December 2023 की जो शिफ्ट थी. So what should be the addenda? Keep your notebooks with your own selves क्योंकि कई questions ऐसे हैं जो नए topics के साथ deal कर रहे हैं. So you need to make sure that you are acquainted. आप लोग को उन चीजों के बारे में पता है, and also make sure that you guys are pausing your screens in between. बीच में स्क्रीन्स को पॉज करना है, देखना है कि आगे आने वाले में आंसर क्या होगा. Be honest to your own selves and also make sure that you are delivering, the answer as well. You are trying to answer the question and अगर गलत भी होता है, I will be explaining things to you all. तो pause करनी है screen, question ढंग से पढ़ना है, then play करनी है to know the answer. So the first question that we have here is, what is the correct sequence of steps involved in conducting a literature review? तो हम सबको पता है that whenever a person wants to do any sort of research, उनको उस particular चीज के बारे में first of all they are supposed to understand. उस चीज के बारे में पढ़ना होता है. Now how do you do a literature review? उसको step wise way में पुराने times पे हमने questions में देखा था that there were many questions which were related to the steps of research. इस टाइम they have made sure that they are asking question in a very deeper manner. तो वो literature review के steps में गए हैं. Pause your screens. Try to see what could be the answer. The answer to this question is option C. C किस तरीके से है? अगर हम बात करते हैं लिटरेचर रिव्यू की, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है और मुझे लग रहा है कि मुझे उसमें रिसर्च करनी चाहिए, व्हाट विल आई बी डूइंग? आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल बी रीडिंग अबाउट दैट टॉपिक, सीइंग कितने लोगों ने उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या क्या पर्सपेक्टिव दिए हैं, व्हाट न्यू कैन आई ऐड, मैं नया क्या लेके आ सकता या आ सकती हूँ. ठीक है. सो इफ वी ट्राई टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आइडेंटिफाई द की टर्म्स फॉर योर सर्च. कि अगर आप चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हो, बच्चों में मोटापा क्यों आता है, सो यू विल आइडेंटिफाई सर्टेन की टर्म्स लाइक ओबेसिटी, ओबीस चिल्ड्रन, चाइल्डहुड ओबेसिटी, what are the factors, individual factors होते हैं, age related factors होते हैं, food habit related factors होते हैं. तो you will first of all identify the key terms which will help you in searching for that topic. Then you will locate literature. Locate literature in what sense? You will try to find the research papers, articles written about that particular topic. फिर उनको आप पढ़ोगे, उनमें gaps identify करोगे. Gaps क्या होते हैं? वो चीजें अगर there is some person who has talked about childhood obesity of course, लेकिन उन्होंने कोई aspect छोड़ दिया. Let's just say उन्होंने बच्चों की जो mental health होती है उस aspect को deal नहीं करा है, that how they can also get obese with the stressful environment along their own sides. तो आप उस चीज को देख सकते हो कि उन्होंने सोशियोलॉजिकल देख लिए हैं, हम लोग ने फिजिकल फैक्टर्स डाइट रिलेटेड देख लिए, लेकिन मेंटल नहीं देखे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर में कवर्ड नहीं है. तो यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई सर्टेन गैप्स बाय लोकेटिंग द लिटरेचर. देन you will critically evaluate and select the literature relevant to research. कि इनमें से क्या चीजें जो नहीं है, आपने लिटरेचर लोकेट कर लिया, आपने पेपर्स ढूंढ लिए पढ़ने के लिए, उनमें गैप्स आइडेंटिफाई करोगे. दिस वुड बी योर ऑप्शन 3. देन यू विल ऑर्गेनाइज द लिटरेचर. अच्छा ये चीजें हुई हैं, ये टॉपिक्स मेरे को लग रहा है नए हैं, तो दीज आर द वंस दैट आई कैन ऑल्सो फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट. आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, राइट, एंड देन राइट अ लिटरेचर रिव्यू. Because in a research paper, literature review is very much important in putting emphasis कि आपने जो topic choose करा है उसके बारे में पहले लोगों ने जिन्होंने लिखा है क्या क्या लिखा है, क्या क्या छोड़ा है जिसके लिए आपका इंटरेस्ट बना है, राइट. सो इन दिस एग्जाम्पल जो मैंने अभी दी कि चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में बाकी सारे फैक्टर्स की बात कर ली, लेकिन जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है इसके बारे में किसी ने नहीं बात करी, तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट पॉइंट फॉरवर्ड.
करेक्ट, दैट इज समथिंग न्यू। तो लिटरेचर रिव्यू जो है आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेगा कि हाँ इस पर्सन ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं और उसमें से उसको आइडेंटिफाई हुआ कि ये पर्टिकुलर चीज के बारे में रिसर्च नहीं हुई थी, इसलिए आई हैव चोजन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, जो कि इररिलेवेंट होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर इररिलेवेंट बट वो आपके रिलेशनशिप को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं, अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन। हम यूजुअली कौन कौन से वेरिएबल्स में इंटरेस्टेड होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप विद द डिपेंडेंट। अगर मैं एक्सरसाइज करने लगती हूं मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, अगर मैं स्मोकिंग करने लग जाऊंगी आई कैन हैव लंग कैंसर। So that is something which my independent variable would be the cause and dependent variable. And her researcher most of the times in दो main variables relationship देखना चाहता है. They want to see the relationship majorly between two variables, independent variable which is the cause and dependent variable which is the effect. Right? So अगर हम देखें सिस्टमेटिक एलिमिनेशन करी जा सकती है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की, अदर देन द वेरिएबल्स इन व्हिच वी आर इंटरेस्टेड, दैट मेक्स इट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सी रिसर्च में कर सकते हैं हम ऐसे? पॉज योर स्क्रीन्स। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, यानी कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट? सो लेट्स जस्ट से इफ नॉट ओनली स्मोकिंग, देयर इज अ पर्सन जो स्मोक कर रहे हैं, या अगर हम एक्सरसाइज वाले एग्जांपल की ही बात लें, वी आर इंटरेस्टेड एज अ रिसर्चर टू सी if exercising daily helps me to help me in weight loss। रोज एक्सरसाइज करती हूं तो उससे वेट लॉस होता है, तो मैं बाकी चीजों को कंट्रोल कर लूंगी। इन व्हाट सेंस? माय डाइट विल रिमेन सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बट आई विल जस्ट मेक श्योर कि एक्सरसाइज की वजह से ही वेट या स्ट्रेस कम हो रहा है, राइट? सो इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वी कैन डू दैट। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वी एज एन एक्सपेरिमेंटर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम दो ग्रुप्स में चीजों को डिवाइड कर देते हैं। जब भी कोई इंसान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेगा वो दो ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। वन ग्रुप विल बी नोन एज द एक्सपेरिमेंटल और द ट्रीटमेंट ग्रुप, जिनको ट्रीटमेंट मिलेगी। यानी कि ये जो ग्रुप में 10 लोग होंगे ना, अगर मैं 20 लोगों के ऊपर रिसर्च कर रही हूं, ये जो 10 लोग होंगे ये लोग एक्सरसाइज करेंगे, और सिर्फ मैं इनको एक्सरसाइज करने के लिए बोलूंगी और नहीं कहूंगी कि डाइट कंट्रोल करो, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्सरसाइज का रिलेशन देखना है वेट लॉस या स्ट्रेस लेवल के साथ। दैट इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज माई एक्सरसाइज, माई डिपेंडेंट वेरिएबल इज माई वेट लॉस और माई स्ट्रेस लेवल। ऑन द अदर हैंड जो सेकेंड ग्रुप होगा दैट इज नोन एज कंट्रोल ग्रुप। एज द नेम सजेस्ट्स, कंट्रोल ग्रुप इज वन सच ग्रुप जिसमें सारी चीजें कंट्रोल्ड मैनर में रहेंगी। ये लोग जो हैं ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ये अपनी डे टू डे लाइफ वैसे ही देखेंगे, ताकि मैं दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करके देख सकूं कि हाँ जी बिल्कुल जो हुआ था वो एक्सरसाइज की वजह से हुआ था। देयर इज नो अदर फैक्टर व्हिच हैज लेड फॉर द पीपल टू लूज देयर वेट और हैव लोअर स्ट्रेस लेवल्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को वी कैन कंट्रोल व्हिच कैन हैम्पर आवर रिसर्च। उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं जी हमें इतना ही देखना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रिसर्चर की एज अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट इन अ स्टडी, इट इज रिफर्ड टू एज द बायोसोशियल इफेक्ट। यानी कि बायोसोशियल मतलब उसके बायोलॉजिकल फीचर्स, और सोशल यानी कि अगर कोई हमसे बड़ा है, हमसे रिसर्च करवा रहे हैं, आई एम अ पर्सन ऑफ 12-13 years old एंड द पर्सन हु इज टेकिंग रिसर्च, जिनके यहाँ मैं पार्टिसिपेंट हूँ, ही इज 20-25 years old, देन देयर इज दिस बायोलॉजिकल फैक्टर एज वेल व्हिच कैन बी लाइक कि हाँ जी ये मेरे से बड़े हैं, मुझे इनकी रिसर्च में अच्छा परफॉर्म करना है या सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स देने हैं। एंड सेकेंडली सोशल, बिकॉज सोशल चीजें ये बनी हुई हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, तो उस रिस्पेक्ट की वजह से आप बायस्ड होके क्या कर देते हो, आप जो लग रहा है वो आंसर नहीं दे रहे हो, आपको जो एज के हिसाब से लग रहा है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई वांट टू गिव दिस आंसर, दैट इज बायोसोशल, बायोलॉजिकल प्लस सोशल एस्पेक्ट्स व्हेन दे कम एंड हैम्पर योर रिसर्च। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, longitudinal studies identify the types from here। Very easy question if you read it.
Pause your screens. The right answer to this question is option D. That is A, C and D. क्रॉस सेक्शनल नहीं है. क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल हो ही नहीं सकता, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल इज द अपोजिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल. क्रॉस सेक्शनल इज opposite of longitudinal. What do we mean by longitudinal? First of all, longitudinal research होती है जब हम सेम पार्टिसिपेंट्स को we are testing same participants over time. यानी कि 5 लोग अगर मैंने ले लिया, उनको मैं 10 सालों तक देख रही हूं कि उनकी एज की वजह से क्या मेंटली मैच्योर हो रहे हैं वो, तो आई एम हैविंग द सेम पार्टिसिपेंट्स, आई एम कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज. ऑन द अदर हैंड जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. ऑन द अदर हैंड वी हैव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं उसमें वी टेक सेम पार्टिसिपेंट्स ओनली, लेकिन वन टाइम के लिए, वन टाइम डेटा कलेक्शन. यानी कि अगर मैंने अपने घर पे पार्टी रखी है, आई हैव ऑर्डर्ड 5 डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पिज्जाज और मेरे घर पे 10 फ्रेंड्स आए हुए हैं, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम आस्किंग देयर ओपिनियंस. डिड यू लाइक दिस पिज्जा, डिड यू लाइक दिस पिज्जा? सो आई एम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ओनली वन टाइम फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स. उसके बाद वो घर जाके मैं उनसे नहीं पूछूंगी, या 10 साल बाद नहीं पूछूंगी कि तुम्हें पिज्जा तब कैसा लगा था. उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रॉम अ सेम ग्रुप आई एम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन. दैट इज क्रॉस सेक्शनल. तो लॉन्गिट्यूडिनल का ऑपोजिट हुआ, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल तो लंबे टाइम के लिए चलेगा. तो लॉन्गिट्यूडिनल में वी हैड ऑप्शंस. ट्रेंड स्टडीज इज द राइट आंसर, पैनल स्टडीज इज द राइट आंसर, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज. ट्रेंड स्टडीज में हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हैं, जैसे हम फैशन का ही देख लेते हैं. मम्मीज के टाइम पे व्हेन देयर वर आवर मम्मीज, तो दे यूज्ड टू वेयर सलवार सूट्स विद द अनारकली टॉप्स, थोड़े है ना वैसे सूट्स चलते थे. दैट ट्रेंड इज अगेन बैक. So how the trends have changed over time, we can talk about that. Secondly, पैनल स्टडीज में हम एक पैनल लेते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए. तो अगर मैं कोई 5 बच्चे ले रही हूं who are from a Hindu family, I want to see how Hinduism has impacted them, how their values have been shaped based on the religion that they were from. तो मैं 10 साल के लिए उनको ऑब्जर्व कर सकती हूँ. जो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज है ये आउटकम के ऊपर नहीं देखती. आउटकम इनका मेन एम नहीं होता, लेकिन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लंबे टाइम के लिए ये भी देखेंगे, इसीलिए लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज हैं. तो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज में हम प्रोस्पेक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने नॉन स्मोकर्स ले लिए, उनको मैं ओवर टाइम के लिए देख रही हूँ, दे हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद स्मोकर्स, हैव दे चेंज्ड, हैव दे आल्सो स्टार्टेड स्मोकिंग? नॉन स्मोकर्स ने भी स्मोक करना शुरू कर दिया है, एंड हैज इट आल्सो इंपैक्टेड देयर हेल्थ? क्योंकि लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं. सो नॉन स्मोकर्स टर्निंग टू स्मोकर्स हैविंग लंग कैंसर, दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव, कि क्या प्रोस्पेक्ट है आगे. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया? ए, सी एंड डी. दैट इज ऑप्शन सी हियर. ठीक है, दैट इज ऑप्शन. देन वी हैव इन सर्वे रिसर्च द टेंडेंसी ऑफ अ रिस्पोंडेंट टू आंसर इन प्रेडिक्टेबल वेज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वेश्चन कंटेंट. कि क्वेश्चन कंटेंट के अलावा, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है आंसर इन प्रिडिक्टेबल वेज, कि रिसर्चर को भी पता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज रिस्पॉन्स बायस. द आंसर इज हिडन इन द टेंडेंसी ऑफ अ रिस्पोंडेंट टू आंसर इन प्रिडिक्टेबल वेज. कि आपको पता है कि क्या रिस्पॉन्स देगा, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स बायस. ठीक है, कि पार्टिसिपेंट वही रिस्पॉन्स दे रहा है जो एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर को चाहिए. ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. As per UGC regulations 2018 on plagiarism, a faculty member will invite the penalty of denial of 1 annual increment. We have talked about this in multiple videos जो इससे पहले parts आए हैं. If in the submission of a research publication he she commits plagiarism of level, तो हम पहले हमने जो videos देखी हैं उसमें हमने level 1, level 2, level 3 ऐसे पूछा गया था. इस बार इस particular shift में उन्होंने क्या पूछा कि एक annual increment का denial faculty member को मिलता है. कौन से लेवल पे ये होता है? The answer to this question is option C, that is your this much.
अगर आपका 40 to 60% होता है सिमिलैरिटी प्लेजरिज्म की, तो यू आर डिनाइड द इंक्रीमेंट, 1 एनुअल इंक्रीमेंट का डिनायल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी 60% से है, आप लेवल 3 में हो जाओगे, तो 2 एनुअल इंक्रीमेंट्स का डिनायल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है चीजें। इफ आई ब्रिंग फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर टेबल एंड चार्ट फॉर यू, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, राइट? तो अगर डिनायल ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट, इट मींस लेवल कौन सा है 2, विच मेक्स इट 40% टू 60%। 60% जो है प्लेजरिज्म हुआ है। ठीक है, बाकी लेवल 0 पे 10%, कुछ भी इसमें वो नहीं होगा। लेवल 1 में 10 to 40, यस, विथड्रॉ करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट बोल दिया जाएगा, दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 कह रही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो इफेक्ट होता है वो डिक्टमस हो सकता है। स्टेटमेंट 2 कह रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो कॉज होता है वो कभी डिक्टमस नहीं हो सकता। डिक्टमस मतलब 2 ऑप्शंस होना। ठीक है, पॉज करो। The answer to this question is option C. That is statement 1 is true, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो इफेक्ट हो सकता है कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, इसका आंसर हाँ या ना, ये 2 डिक्टमस वेरिएबल्स में ही हो सकता है, यानी कि 2 ऑप्शंस में ही हो सकता है कि हाँ स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, नहीं स्मोकिंग से लंग कैंसर नहीं होता। तो डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स द इफेक्ट कैन हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स, उनमें से हो सकती है नहीं हो सकती है। ये गलत क्यों है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डिक्टमस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्टमस हो सकता है। हॉर्लिक्स पीने से हाइट बढ़ती है, एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ती है, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर 10 दिन तक हॉर्लिक्स पी के देखा हाइट नहीं बढ़ी, यू शिफ्टेड टू कॉम्प्लान। तो independent variable, because the change it has, it can also be dictamous. It can also be having more than one thing. That is what we have had in this particular session. So, yeah, I hope things are clear to you all with regards to the questions जो हमने आज solve करे हैं from 12 December वाली shift में से. If you still have any doubts, you can drop it down in the comment section below. और भी आने वाले times में I would be bringing forward questions, so stay tuned. Thank you so much and have a good day. Bye bye.